जोहार साथी, मैं इंद्रजीत कुमार आपके अपने YouTube चैनल स्टडी पॉइंट हजारीबाग में पुनः स्वागत करता हूं। कल के क्लास में हम लोगों ने अव्ययी को कवर किया था और आज हम लोग कवर करने वाले हैं समास। समास क्या होता है, समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, समास के कितने प्रकार हैं, सारे की एक एक करके हम लोग बात करेंगे दोस्तों। सबसे पहले हम लोग समझते हैं समास। तो समास को अन्य दो और नामों से जानते हैं दोस्तों। पहला समासिक पद, एवं दूसरा समस्त पद। हमने क्या कहा, समास को दो और अन्य नामों से जानते हैं, जिसमें पहला है समासिक पद और दूसरा है समस्त पद। पहला समासिक पद, दूसरा समस्त पद। ये समास के अन्य दो नाम हैं। अन्य नाम कौन कौन से हैं? पहला समासिक पद, दूसरा समस्त पद। अब इसके अर्थ की बात करते हैं हम लोग दोस्तों। अर्थ, तो समास का अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण। क्या होता है? संक्षिप्तीकरण। क्या होता है? संक्षिप्तीकरण। संक्षिप्तीकरण। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संक्षिप्तीकरण। या इसे बोल सकते हैं संक्षेप, जिसका अर्थ होता है छोटा करना। क्या होता है? छोटा करना। अब हम लोगों ने देखा समास के अन्य दो नाम कौन कौन से हैं? समासिक पद और दूसरा है समस्त पद। उसके आगे हम लोगों ने देखा समास का अर्थ क्या होता है? संक्षिप्तीकरण या संक्षेप, यानी कि कहने का मतलब है कि छोटा करना। संक्षेप, बड़े शब्दों को संक्षेप करना ही क्या कहलाता है? समास कहलाता है। अब हम लोग इसकी प्रकार की बात करेंगे दोस्तों। प्रकार कि समास के कितने प्रकार हैं। तो एग्जामिनर यहां से दो क्वेश्चन बनाता है दोस्तों कि समास के कुल कितने प्रकार हैं और दूसरा समास के मूल प्रकार कितने हैं। सबसे पहले समास के कुल प्रकार। तो समास के कुल प्रकार कितने हैं दोस्तों? और दूसरा बनाता है समास के मूल प्रकार। ये दो क्वेश्चन बहुत ही एग्जामिनर को प्रिय है दोस्तों। ये डायरेक्टली पूछ लेता है एग्जामिनेशन में कि समास के कुल प्रकार कितने हैं, तो इसकी संख्या है 6 एवं मूल प्रकार कितने हैं, तो मूल प्रकार की संख्या है 4। मैंने कहा कि समास के कुल कितने प्रकार हैं, तो 6 प्रकार हैं और मूल कितने प्रकार हैं? 4 प्रकार हैं। अब ये 6 कौन कौन से हैं, 4 कौन कौन से हैं, ये सारे को हम लोग एक एक करके समझते हैं। पहले नंबर पे आता है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास। दूसरे नंबर पे आता है तत्पुरुष समास। तीसरे नंबर में आता है द्विगु समास। क्या? द्विगु समास। इसके आगे 4 नंबर पे आता है द्वंद्व समास। 5वें नंबर पे आता है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास। 6ठे नंबर पे आता है
कर्मधारय समास, कर्मधारय धार्य समास, कर्मधारय समास। 5वें नंबर पे कौन सा आता है दोस्तों? तो 5वें नंबर पे आता है बहुब्रीहि समास एवं 6ठे नंबर पे आता है कर्मधारय समास। कौन सा समास? कर्मधारय समास। पहले नंबर पे अव्ययी भाव समास, दूसरे पे तत्पुरुष समास, तीसरे पे द्विगु समास, चौथे पे द्वंद्व समास, 5वें नंबर पे बहुब्रीहि समास और 6ठा एवं अंतिम नंबर है वह है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास। समास के कुल कितने भेद? 6। कौन कौन से? अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास और एवं अंतिम कर्मधारय समास। अब इन समास को कैसे हम लोग पहचानेंगे? कैसे पहचानेंगे कि कौन सा शब्द अव्ययी भाव समास है, कौन से शब्द में कर्मधारय है, कौन से में बहुब्रीहि है, या कौन सा समास है, किस प्रकार समास की पहचान की जाती है, उसकी बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास में दोस्तों जहां आपको या दिखे, बड़ी वाला या दिखे, अथा दिखे, प्रति दिखे, या शब्दों की पुनरावृत्ति दिखे, पुनरावृत्ति, या शब्दों की पुनरावृत्ति दिखे दोस्तों। शब्दों की पुनरावृत्ति क्या होता है? अथा क्या होता है? या क्या होता है? प्रति क्या होता है? तो जो शब्द या से बना हो, जो शब्द या से बना हो, जैसे अनजान, अनजान, अनजान एक शब्द हम लोग को देता है अनजान, और ये पूछता है इस शब्द में कौन सा समास है, यह शब्द कौन से समास का प्रकार है, तो कौन सा होगा? अव्ययी भाव समास। मैंने कहा जिस शब्द के शुरुआत में आ दिखे, बड़ी वाला आ दिखे, अथा दिखे, प्रति दिखे, या शब्दों की पुनरावृत्ति दिखे, वो कौन से में आएगा? अव्ययी भाव समास में। जैसे या, बड़ा वाला या, तो ये हो जाएगा आदर, 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 आदर। आ दिख रहा है ना? आ दिख रहा है ना? शब्द के शुरुआत में आ दिख रहा है ना? तो वो किसके अंतर्गत आया? अव्ययी भाव समास के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? अव्ययी भाव समास के अंतर्गत। जैसे अथा, अथा, अथा से क्या बनेगा दोस्तों? तो अथा से बनेगा अथा संभव, अथा संभव। ये शब्द देता है एग्जामिनर अथा संभव, और पूछता है अथा संभव में कौन सा समास है? कौन सा समास है? तो अव्ययी भाव समास। कौन सा समास? अव्ययी भाव समास। प्रति से क्या बनेगा? प्रति से क्या बनेगा दोस्त? तो प्रति से बनेगा प्रतिदिन, 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 प्रति रात, प्रत्येक दिन, प्रत्येक रात, प्रत्येक व्यक्ति, जिसमें प्रति दिख जाए सारा अव्ययी भाव। और अंतिम ये शब्दों की पुनरावृत्ति। शब्दों की पुनरावृत्ति क्या होती है? जैसे कोई भी शब्द बार बार रिपीट हो, जैसे धीरे धीरे, जैसे धीरे धीरे, आराम आराम, जैसे आराम आराम, यानी कि एक ही शब्दों की पुनरावृत्ति, बार बार वह शब्द रिपीट हो, तो किसके अंतर्गत आएगा? अव्ययी भाव समास के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? अव्ययी भाव समास के अंतर्गत। हमें क्या याद रखना है? पहले नंबर में जिस शब्द के शुरुआत में आ हो, बड़ा वाला आ हो, अथा हो, प्रति हो, या शब्दों की पुनरावृत्ति हो, तो किसके अंतर्गत आएगा? अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आएगा। समास के दो पद होते हैं दोस्तों। कितने? दो पद। समास का जो बंटवारा किया गया है, समास को जो अलग पृथक किया गया है, समास के जो प्रकार जाने गए हैं, समास के कितने पद होते हैं? दो पद। दो पद। कितने पद? दो पद। कितने पद? दो पद। एक पद, ये दो पद, दो पद। अब ये दो पद
दो पदों में जो पहला पद होता है, ये पहला पद, ये कौन सा पद कहलाता है? तो ये कहलाता है पूर्व पद। पूर्व पद जिसे हम लोग प्रथम पद भी बोलते हैं, प्रथम पद। और ये दूसरा क्या कहलाता है? तो दूसरा कहलाता है उत्तर पद। उत्तर पद, उत्तर पद। समास को दो पद में हम लोग बांट के पढ़ते हैं, पहला पूर्व पद, दूसरा उत्तर पद। पूर्व पद को हम लोग प्रथम पद भी बोलते हैं और दूसरा को उत्तर पद बोलते हैं। तो अव्ययी भाव समास की पहचान ऐसे भी किया जा सकता है दोस्तों कि जिसका पहला पद अव्ययी हो। पहला पद क्या हो? अव्ययी। पहला पद क्या हो? अव्यय। पहला पद अव्ययी हो, वह किसके अंतर्गत आएगा? अव्ययी समास के अंतर्गत। अव्यय क्या होता है? अव्यय क्या होता है? तो मैंने कल के सेशन में बताया था कि वह जो लिंग, वचन, काल के अनुसार ना बदले वह क्या कहलाएगा? अव्यय। क्या कहलाएगा? अव्यय। तो जितने भी शब्द हैं जैसे अनपढ़, अनजान, अगर इसका लिंग बदल दिया जाए तो अनजानी होगा क्या? नहीं ना, अनजानी नहीं ना होगा। अगर काल बदल दिया अनजाने होंगे क्या? अनजाने नहीं होंगे। वचन, एक वचन से बहुवचन या काल, ये सब बदलने से यह शब्द नहीं बदलते हैं। तो ये सारे शब्द किसके अंतर्गत? अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आएंगे। समास के कितने पद होते हैं? दो पद। कितने होते हैं? दो पद। कौन से? एक पूर्व पद, दूसरा उत्तर पद। पूर्व पद को प्रथम पद भी बोला जाता है, पूर्व पद को प्रथम पद भी बोला जाता है। हम लोगों ने अव्ययी भाव को देखा, अब आगे देखते हैं तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास को पहचानने का साधारण सा तरीका है, उपाय है, बिल्कुल सरल उपाय, कि जो शब्द एग्जामिनर हमें देता है उस शब्द का विग्रह करें। क्या करें? विग्रह करें। क्या करें? विग्रह करें। विग्रह। जैसे बोले राजमहल, राजमहल का विग्रह करेंगे तो इसका विग्रह क्या हो जाएगा? इसका विग्रह हो जाएगा राजा का महल। राजा का महल अर्थात राजमहल। तो ये जो विभक्ति आई है, विभक्ति का जो भी एग्जामिनर शब्द दे या जो शब्द हमारे सामने हो, अगर उसका विग्रह करे और उसमें हमें विभक्ति नजर आ जाए, उसे क्या बोलेंगे? तो तत्पुरुष समास बोलेंगे। तत्पुरुष समास। जैसे राजपुत्र, इसका विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों? क्या हो जाएगा? राजा का पुत्र अर्थात राजपुत्र। देखिए विभक्ति आई है ना, जोड़ने के लिए कोई विभक्ति आई है ना, इसलिए ये किसके अंतर्गत आएगा? तत्पुरुष। जैसे बोलूं पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम का विग्रह करेंगे तो क्या होगा? पुरुषों में उत्तम। क्या होगा? पुरुषों में उत्तम। पुरुषों में उत्तम। देखिए विभक्ति में आया ना, दो शब्दों को जोड़ने के लिए बीच में विभक्ति आई है ना, में आया ना। तो जिस शब्द का विग्रह करे और उस विग्रह में विभक्ति आए, उन दोनों शब्दों को जोड़ने के लिए विभक्ति का प्रयोग किया जाए, वो तत्पुरुष समास के अंतर्गत आएगा। राजमहल, राजपुत्र, पुरुषोत्तम, इसी तरह अनेक शब्द और हो सकते हैं, जिसको अगर तोड़ा जाए तो क्या होगा? उसके बीच में कौन सी पहचान आएगी? विभक्ति। एक शब्द को दूसरे शब्द से जोड़ेगा और उसे संक्षेप करके क्या कर देगा? जैसे राजा का पुत्र, राजपुत्र, राजा का महल, राजमहल। ये सारे किसके अंतर्गत? तत्पुरुष समास के अंतर्गत आएंगे दोस्तों। अब आगे हम लोग समझते हैं द्विगु समास।
द्विगु समास को समझने से पहले एक बात और समझते हैं। जैसा कि मैंने बोला कि समास को पढ़ने के लिए जरूरत है कि समास को किस प्रकार हम लोग पढ़ते हैं। तो समास में कुल कितने पद होते हैं? 2 पद, प्रथम पद और ये द्वितीय। ये पहले को बोलते हैं पूर्व पद और दूसरे को उत्तर पद। तो ऐसे भी एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ लेता है कि कौन से समास का पूर्व पद प्रधान होता है, कौन से समास का पूर्व पद प्रधान होता है। अव्ययी भाव में क्या बतलाया कि पूर्व पद, पहला पद अव्ययी, जो लिंग काल वचन के अनुसार अपरिवर्तित रहे, उसमें कोई परिवर्तन कोई बदलाव ना आए, वो अव्ययी भाव। और इसमें क्या होता है, ये पूर्व पद यानी पहला पद जो होता है, ये पूर्व पद ये होता है प्रधान। प्रधान 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 मतलब इसका अस्तित्व रहता है और उसके बाद में ये वाला शब्द जुड़ता है। प्रधानता के आधार पर समास को पढ़ा जाता है। तो कितने प्रधान होते हैं, कितने प्रधान पद होते हैं समास में? 2, पूर्व पद उत्तर पद। पूर्व पद और दूसरा उत्तर पद। ये 2 पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। तत्पुरुष समास में प्रथम पद जो होता है वह क्या होता है? अभी मैंने बतलाया कि प्रधान होता है। पूर्व पद क्या होता है? प्रधान होता है। चलिए अब हम लोग समझते हैं इससे आगे द्विगु समास। ठीक इसको भी उसी तरह हम लोग समझेंगे। द्विगु समास, तो द्विगु समास में भी 2 पद होंगे। प्रधानता के आधार पर हम लोग पढ़ते हैं समास को। ये हो गया प्रथम पद और ये दूसरा हो गया उत्तर पद। तो द्विगु समास का प्रथम पद, पहला पद जो होता है वह क्या होता है? संख्यावाची। क्या होता है? संख्यावाची। अब ये संख्यावाची क्या होता है? तो जिस समासिक शब्द में हमें गिनती नजर आए, गणना नजर आए, गणना कहने का मतलब है 1 2 3 4 5 6 संख्या नजर आए, वो किसके अंतर्गत आएगा? द्विगु समास के अंतर्गत। इसमें पहला पद क्या होता है? तो संख्यावाची होता है। जैसे इसका एग्जाम्पल समझते हैं, उदाहरण हम लोग समझ लेते हैं। उदाहरण चौराहा। ये चौराहा शब्द हमारे पास है। तो चौराहा शब्द में कौन सा समास है? तो देखिए चौ मतलब 4 राहों का समूह चौराहा। 4 राहों का समूह चौराहा। क्या? 4 राहों का समूह चौराहा। जैसे बोले त्रिशूल। ये त्रि नजर आ रहा है ना? ये त्रि किसको? संख्या को व्यक्त कर रहा है। कितना? 3। इसमें क्या आ रहा था? चौ मतलब 4। इसमें त्रिशूल, चौराहा, 2 कंठ, जिसमें संख्या का बोध हो। जैसे पंचमूल। तो पंच मतलब यहां समझ में आ रहा है ना? पंच मतलब क्या इंडिकेट हो रहा है? 5। संख्या कितना मूल्य? 5 मूल्यों का समूह पंचमूल्य। ये किसके अंतर्गत? द्विगु समास के अंतर्गत आएगा। किसके अंतर्गत? द्विगु समास के अंतर्गत। एग्जामिनर चालू हो गया है दोस्त। अब ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि कौन से समास के प्रथम पद संख्यावाची होता है? कौन से समास के प्रथम पद संख्यावाची होता है? तो कौन से समास? द्विगु समास। कौन सा समास? द्विगु समास। संख्यावाची। 1 2 3 4 5 6 जितनी भी गिनती, जितनी भी संख्या नजर आए, सब किसमें आएगा? द्विगु समास के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? द्विगु समास के अंतर्गत। अब इससे आगे हम लोग समझते हैं द्वंद्व समास। द्वंद्व समास के 2 पद में दोनों पद प्रधान होते हैं।
मैंने कहा, क्या कहा कि समास में कितने पद होते हैं? 2 पद, एक पूर्व पद और दूसरा उत्तर पद। समास को अध्ययन करने के लिए, समास को पढ़ने के लिए समास के भेदों को प्रधानता के आधार पर बांटा गया है दोस्तों। समास को प्रधानता के आधार पर, पूर्व पद और ये उत्तर पद। तो इसमें पूर्व पद भी प्रधान होता है एवं द्वितीय पद, उत्तर पद भी क्या होता है? प्रधान होता है। अब यही भाव में क्या ने बताया कि पहला पद जो होगा, जो पहला पद होता है, ये पहला पद है, ये दूसरा पद है। पहला पद क्या होता है? अव्यय होता है। इसमें क्या बतलाया? तत्पुरुष समास में क्या बतलाया कि उत्तर पद जो होता है, ये उत्तर पद ये प्रधान होता है। उत्तर पद क्या होता है? प्रधान होता है। उत्तर पद प्रधान होता है। ठीक उसी प्रकार द्विगु समास में क्या बतलाया? तो द्विगु समास में हमने बतलाया कि पहला पद जो हो वो संख्यावाची होता है। क्या होता है? संख्यावाची, जिसमें गिनती नजर आती है। और किसके अंतर्गत? द्विगु समास के अंतर्गत। फिर उसी प्रकार हमने बताया द्वंद्व समास में कि द्वंद्व समास के दोनों पद प्रधान होते हैं। दोनों पद प्रधान कहने का मतलब, इसका उदाहरण क्या है? उदाहरण से समझते हैं हम लोग। तो इसमें उदाहरण है माता और पिता। देखिए, माता का भी अस्तित्व है, पिता का अस्तित्व है। दोनों अपने आप में प्रधान है। क्या है? प्रधान है। तो किसके अंतर्गत आएंगे? द्वंद्व समास के अंतर्गत। अगर आपको इस प्रकार नहीं समझ में आ रहा है तो जहां जहां आपको ये योजक चिन्ह दिखे, वो समझ जाइएगा वो किसके अंतर्गत आएगा? द्वंद्व समास। दिन रात क्या होगा? दिन रात। देखिए, ये वाला दिख रहा है ना आपको? दिन रात। जैसे अगला भाई बहन। देखिए, नजर आ गया ना? योजक चिन्ह, इस चिन्ह को योजक चिन्ह बोलते हैं। कौन सा? योजक चिन्ह। भाई बहन, थारी लोटा, शर्ट पैंट, दिन रात, सोता जगता, सब किसके अंतर्गत आएगा? तो ये आएगा द्वंद्व समास के अंतर्गत। किसके? द्वंद्व समास के अंतर्गत। द्वंद्व समास के दोनों पद क्या होते हैं? प्रधान होते हैं। अब इससे आगे हम लोग समझते हैं बहुविधि समास। तो बहुविधि समास में दोनों पद, प्रथम एवं उत्तर, दोनों पद क्या होता है? अप्रधान। दोनों पद क्या होते हैं? अप्रधान मतलब ना पहला पद का कोई अस्तित्व होगा, ना दूसरा पद का कोई अस्तित्व होगा। ये इशारा तीसरे की ओर करेगा। ना पहला पद प्रधान, ना दूसरा पद प्रधान। इशारा किसके ओर करेगा? दूसरे। पहला पद कुछ बोलेगा, दूसरा पद कुछ बोलेगा, और इशारा किसी और की ओर कर देगा, किसी और की तरफ कर देगा। और किसके अंतर्गत? बहुविधि को समझने का सबसे आसान तरीका यह भी है दोस्तों कि जितने भी भगवान का नाम है, जितने भी भगवान का नाम जिस शब्द से बोध होता है वह किसके? बहुविधि के अंतर्गत आएगा। जैसे मैंने कहा नीलकंठ, नील और कंठ। नील मतलब नीला, कंठ मतलब कंठ। जिसका कंठ नीला हो। अब आप बताइए किसका कंठ नीला है? तो शिव शंकर बोला जिसका कंठ नीला हो, नीलकंठ, और इशारा कर दिया शंकर भगवान की ओर। यहां बोला नील और कंठ, नीला कंठ, और इशारा कहां किया है? शंकर भगवान की ओर। जैसे बोले पीतांबर, पीला है अंबर जिसका, क्या बोला? पीला प्लस अंबर, पीला है अंबर जिसका, अर्थात कौन? विष्णु। कौन? विष्णु।
भगवान विष्णु की ओर इशारा किया। पीला है अंबर जिसका अर्थात भगवान विष्णु। मैंने कहा कि जितने भी भगवान के पर्यायवाची शब्द होते हैं वो सारे किस में आएंगे, किस में आएंगे, बहुव्रीहि में आएंगे, बहुव्रीहि में आएंगे। जैसे दिनकर, दिनकर भगवान सूर्य, भगवान सूर्य तो किसके अंतर्गत आएंगे, बहुव्रीहि के अंतर्गत आएंगे, बहुव्रीहि के अंतर्गत आएंगे। अब इससे आगे हम लोग देखते हैं कर्मधारय समास। कर्मधारय समास, कर्मधारय समास को भी बहुत ही सरलता से हम लोग समझेंगे। पहला पद, ये दूसरा पद। कर्मधारय समास में पहला पद जो होता है, पहला पद जो होता है वो दूसरे पद की विशेषता बताता है। पहला पद क्या बताता है, विशेषता, विशेषता, विशेषता किसकी, दूसरे पद की, दूसरे पद की, दूसरे पद की। किसकी विशेषता बताता है पहला पद, दूसरे पद की विशेषता बताता है। जैसे नील गाय, नील गाय, गाय कैसी है, नीली है, गाय कैसी है, नीली। यहां लिख देते हैं हम लोग उदाहरण, नील गाय, नील गाय, नील गाय, नीली गाय, गाय कैसी है, गाय कैसी है तो नीली है, गाय कैसी है, नीली है, गाय कैसी है, नीली है, नील गाय। कमल लोचन, कमल लोचन, कमल लोचन, कमल लोचन। और भी इसमें हो सकते हैं, क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, एक दो आप बताइए क्या हो सकता है, फिर मैं बताता हूं क्या हो सकता है, जल्दी बताइए। नील कमल, नील कमल, नील कमल, नील कमल, नीला कमल, नीला कमल। कमल कैसा है, कमल मतलब पैर, कैसा है, नीला। विशेषता बता रहा है, विशेषता बता रहा है, कमल की विशेषता बता रहा है, नीला कमल, नीला कमल। कमल की क्या बता रहा है, विशेषता, अर्थात कर्मधारय समास के अंतर्गत आएगा। हम लोगों ने देखा समास, समास के कितने भेद, तो समास के 6 भेद, कुल 6 भेद। कौन कौन से, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास और कर्मधारय समास। और मैंने बोला समास को पढ़ने के लिए समास को पद के हिसाब से हम लोग देखते हैं, प्रधानता के हिसाब से देखते हैं, प्रधानता के हिसाब से हम लोग पढ़ते हैं, इसका अध्ययन करते हैं। पहला पद और दूसरा पद, पहला पद को क्या बोलते हैं, पूर्व पद, और दूसरे पद को उत्तर पद। अव्ययी भाव समास में मैंने बताया कि प्रथम पद जो होगा वो अव्ययी होगा, जो काल लिंग के अनुसार ना बदले। तत्पुरुष में पहला पद प्रधान, द्विगु में पहला पद जो है वह संख्यावाची, संख्या की ओर इंगित करेगा, अंक की ओर। द्वंद्व में मैंने बताया योजक चिन्ह, भाई बहन, माता पिता, दोस्त यार, सारे द्वंद्व के अंतर्गत। बहुव्रीहि के अंतर्गत सारे देवता, सारे देवता, जिससे देवताओं का बोध हो वह बहुव्रीहि। द्वंद्व समास में एक और आता है कि जितने भी विलोम शब्द हों, जितने भी विलोम शब्द हों, सारे द्वंद्व समास के उदाहरण हैं। सारे के सारे किसके उदाहरण है, द्वंद्व समास के। उसके आगे बहुव्रीहि में हम लोगों ने देवता को देखा। अब कर्मधारय में पहला पद जो होता है वो दूसरे पद यानी पूर्व पद उत्तर पद की विशेषता बतलाता है, वह कर्मधारय समास के अंतर्गत आता है। इतनी बातों को हम लोगों ने देखा। अब इससे आगे देखते हैं कि मूल जो 4 भेद हैं वह कौन कौन से हैं, मूल 4 भेद कौन कौन से हैं। तो मूल 4 भेद हैं आपके, पहले नंबर पे आते हैं। जैसे हम लोगों ने 6 का अध्ययन किया, अब हम लोग अध्ययन करेंगे 4 का। तो 4 वही 6 में से 4 हैं, वही 6 में से 4 हैं। अब कौन कौन से हैं उसे देखते हैं, कौन कौन से हैं 4 उसे देख लेते हैं हम लोग। तो उसमें से है पहले नंबर पे वही जो हमारा था अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास, समास, अव्ययी भाव समास। दूसरे नंबर पे तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास, ये दूसरे नंबर पे। और तीसरे नंबर पे द्वंद्व समास,
द्वंद्व समास, द्वंद्व समास। और अंतिम 4 नंबर पे वो बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास। हम लोगों ने उस 6 में से इन चारों को भी देखा था, और ये वही है 4 जो मूल हैं। मूल ये जो 4 भेद हैं वो कौन से भेद हैं? मूल भेद। ये 4 मूल भेद हैं। पहला अव्ययी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा द्वंद्व समास और चौथा बहुव्रीहि समास। हम लोगों ने प्रधानता के आधार पर क्या बतलाया कि अव्ययी भाव समास का पहला पद क्या होता है? अव्ययी होता है। पहला पद क्या होता है? अव्ययी होता है। तत्पुरुष समास में क्या बतलाया कि पहला पद जो होता है वह क्या होता है? प्रधान होता है। पूर्व पद प्रधान होता है। द्वंद्व में क्या बतलाया कि दोनों पद प्रधान होते हैं। दोनों पद क्या होते हैं? प्रधान होते हैं। दोनों पद क्या होते हैं? प्रधान होते हैं। दोनों पद प्रधान होते हैं। और बहुव्रीहि में क्या बतलाया कि दोनों में से दोनों पद अप्रधान होते हैं। क्या होते हैं? अप्रधान होते हैं। अप्रधान। और अप्रधान का मतलब मैंने बतलाया कि पहला पद कुछ और बोलेगा, दूसरा पद कुछ और बोलेगा और इशारा तीसरी की ओर करेगा। पहला पद कुछ और बोलेगा, दूसरा पद कुछ और बोलेगा और इशारा तीसरी की ओर पर। अब एग्जामिनर यहां से क्वेश्चन बनाता है कि अन्य 2 कौन कौन से द्विगु और कर्मधारय समास किस समास के भेद हैं, या किस समास से निकले हुए उत्पन्न हुए भेद हैं। तो बताइए किसके उत्पन्न है, किससे उत्पन्न है? कौन से समास से? वो 2 समास पदों का ये हुआ है। कौन सा है? तो वो समास है तत्पुरुष समास। यहीं से आपके, इसी समास से आपके वो दोनों उत्पन्न है। कौन कौन से थे? एक था जो इसको बोलते हैं, पहला जो था वो कौन सा था? द्विगु समास। और दूसरा जो निकला था वह कौन था? कर्मधारय समास। चूंकि तत्पुरुष समास का पहला पद प्रधान होता है, इस वजह से इन दोनों का भी पहला पद प्रधान होगा। लेकिन द्विगु समास का पहला पद प्रधान के साथ साथ संख्यावाची होगा। 1 2 3 4 सारे कॉन्सेप्ट इसमें आएंगे। इसमें पहला पद प्रधान होगा, लेकिन दूसरे पद की यानी कि उत्तर पद की क्या बतलाएंगे? विशेषता। क्या बतलाएगा? विशेषता। इस प्रकार आज हम लोगों ने समास का बहुत अच्छे से अध्ययन किया, विस्तार से अध्ययन किया, उदाहरण के साथ अध्ययन किया। जितनी सरलता से बातें हो सकती थी मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। अब आगे हम लोग मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय जोहार, जय झारखंड।